हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शारिफुद्दीन और आज आपके लिए लेके आया हूं सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले आपका 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस क्लास के बाद जो है आप उन 5 सेट को, अगर आप नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट को, आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि जब इन सवालों को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप वो एग्जाम को आसानी के साथ करेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पांचों, इसलिए इससे पहले जो 5 सेट कराए गए उन सेटों को आप कर लीजिएगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, आज का पहला सवाल है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप 48 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा? कह रहा है कि कौन सा कथन जो होगा वो हमेशा सही होगा। यानी कि आपके पास एक वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, और एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक कोण दोनों का ही 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसमें और इसमें चारों ही भुजा आपस में बराबर होती है। अब कह रहा है कि दोनों का ही परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है। मतलब अगर वर्ग का 48 होगा तो प्रत्येक भुजा इसका कितना होगा? 12 होगा। प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर मैं आयत की परिमाप की बात करूं तो 48 को आप क्या कीजिए, आयत के परिमाप पे डिवाइड कर दीजिए। आपको जिस तरह मन उस तरह कर दीजिए। मान लीजिए कि आप एक क्या करते हैं, एक आप कितना लेते हैं? 18 लेते हैं। ठीक है, और कितना हो जाएगा? ये आपका 6 है। लंबाई आप 18 लेते हैं, चौड़ाई आप इसको कितना लेते हैं? 6 लेते हैं। 18 और आपका 6, तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन दिया हुआ नहीं कि आपको क्या लेना, लंबाई क्या लेना, चौड़ाई क्या लेना, अपने मन से आप रख लीजिए कुछ ना कुछ, जो रखना हो आप वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी रखिएगा, जो बनाएंगे वही आपका आंसर आएगा। अब देखिए, कह रहा है कि हमेशा सत्य होगा। कौन सा वो चीज है जो हमेशा ऑलवेज सही होगा? कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल समान होंगे। अब देखिए, क्या इनका एरिया जो होगा इनके एरिया के बराबर होगा? अब बताइए, आप देख लीजिए। अगर हम वर्ग का एरिया निकाल रहे हैं तो 12 को भुजा का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144। अगर हम वहीं पे अगर आयत का एरिया निकाल रहे हैं तो कितना होगा? 18 से का 108। क्या दोनों ही बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप कुछ भी रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 20 4 रख लीजिए, या फिर 22 2 रख लीजिए, जो रखना हो आप वो रखिए, कभी भी दोनों इक्वल नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। बिल्कुल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा हमेशा सबसे बड़ा होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए, अगर आपको आयत का और वर्ग का दोनों का परिमाप आपका इक्वल है, और आपको बोल रहा है कि जो है सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ा एरिया आपको निकालना है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में गैप जितना कम होगा, इसके बीच में लंबाई वाली भुजा में और चौड़ाई वाली भुजा में कि दोनों के मान में जो गैप होता है वो गैप जितना कम होगा उसका एरिया उतना ही बड़ा होगा। अब वैसे देख लीजिए, यहाँ भी लंबाई भी 12 है वर्ग में, चौड़ाई भी 12 है, तो गैप कितना है? 0 का है। एरिया कितना निकल के आ गया? 144। अब आयत की बात करें, अगर यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6, गैप कितने का है? 6 का है। यहाँ गैप 0 का, यहाँ गैप 6 का, तो कितना हो गया? 108 हो गया। इस गैप को आप अगर कम करते जाएंगे तो एरिया आपका बढ़ते बढ़ते जाएगा। जीरो तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी किसमें होगा? जीरो ही, केवल वर्ग में ही होगा। तो आयत में जो है कहीं नहीं कि इसके बीच कुछ ना कुछ गैप रहेगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई में, चाहे एक का ही गैप क्यों ना हो, आपको रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं 23 लेते हैं। ठीक है, और ये इसको क्या करते हैं? 23 को फिर यहाँ एक रखेंगे तो 23 कम, 23 जगह बहुत ही कम हो जाएगा यार, कुछ बड़ा रखो। अब बड़ा क्या रखते हैं बताइए? हमको लेके आना 24। ठीक है, तो यहाँ आप एक काम कीजिए, 11 रखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए 13 रख दिए। एक 13 हो गया, एक आपका 11 हो गया। अब इन दोनों को आप गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 13 को आप 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए? 3 4 कितना हो गया? 143 आपका होगा।
क्या 144 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। क्या इससे और कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर पॉइंट में आएगा तब भी आपका 144 के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई वाली भुजा का गैप जितना कम होगा उसका एरिया उतना बड़ा होगा, और जितना अधिक गैप होगा उसका एरिया उतना ही कम होगा। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ही सबसे अधिक होगा, और उसके अलावा कोई भी ऐसा फिगर नहीं होगा जिसका आपका एरिया सबसे अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, कभी नहीं हो सकता है। एक वर्ग होगा, एक आपके पास आयत भी होगा, दोनों का परिमाप सेम होगा, तो हमेशा किसका बड़ा होगा? वर्ग का बड़ा होगा। फिर उनके विकर्ण समान होंगे, विकर्ण कैसे समान हो जाएंगे? जो आपके आयत के विकर्ण बड़े होंगे और वर्ग के विकर्ण आपके छोटे हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के सभी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडियां हैं। कितने कैंडियां हैं? 10 दर्जन। एक दर्जन में कितना आएगा? 12। 10 दर्जन में कितना हो जाएगा? 10 गुना 12। उसने इनका 1/3 भाग रख लिया। कितना रख लेता है उसने? 1/3 भाग वो रख लेता है। अब देखिए, अब क्या होता है रखने के बाद? 2/5वां भाग। 2/5वां का मतलब क्या होगा? 2 का 5 का 2वां भाग आसिफ को देता है। यानी कि 5 भाग में 2 भाग आसिफ को दे दिया, तो उसके पास कितना बच गया? अब 3/5 बचा ना। देखिए 5 भाग में 2 भाग वो आसिफ को दे रहा है, तो बचा कितना? 3 बचा, क्योंकि दोनों में मिलाकर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 2 दे दिया आसिफ को, तो बचा कितना उसके पास? 3 बचा। यानी कि अब उनके पास कितना बच रहा है? 3/5 बच रहा है। ठीक है, देखिए ये 1/3 क्यों रखा? क्योंकि उसने उनका 1/3 भाग रख लिया है, और 2/3 भाग 2/5वां यानी 2/5वां भाग आसिफ को दे दिया, तो बचा कितना? 3/5वां भाग बचा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, और 1/12वां भाग। 1/12वां का मतलब 1/12, यानी 12 भाग में 1 भाग किसको दे दिया? वो सोनू को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? 11/12 भाग बचा। यानी 12 भाग में 1 भाग सोनू को दे दिया, तो बचा कितना भाग? 11 भाग। तो ये क्या होगा? 11/आपका 12 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि विशाल के पास बची हुई कैंडियों की संख्या, यानी ये कैंडी उसके पास बच रहा है, कुल उसके पास इतना है। 10 गुना 12 हो जाएगा। 10 दर्जन है, एक दर्जन में 12 इतना हो जाएगा। ये उसको देने के बाद उसके पास ये बचता है। इसको हल कीजिए। 12 से आपका 12 कट जाएगा, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना बचा? 2 और 11 बचा, कितना हो जाएगा? 22। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फंस जाएंगे तो फिर ये आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसलिए इनको देखेंगे ध्यान से, समझने की भी कोशिश करेंगे। समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। देखिए अगला सवाल है, संख्या 75707 में से 7 के स्थानीय मानों का योगफल कितना हो जाएगा? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, किसका? 7 का। देखिए इस 7 का स्थानीय प्लेस वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 7 पर 2 0 है, 2 0 आ जाएगा। इस 7 पे कितना होगा? 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। समझ गए? ये इसका स्थानीय मान होगा। अब तीनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने पे कितना होगा? 7 0 0 7 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। तो 77007, 77007 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना प्लेस वैल्यूज की बात कहाँ है, स्थानीय मान की बात कहाँ है। अगर यहाँ पे आपका फेस वैल्यू होता तो फेस वैल्यू में जो उसका अपना मान होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। कहता है कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 ही होगा, मतलब 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है, और अगर प्लेस वैल्यू बोला है तो वो कौन से स्थान पर है, उस स्थान के बाद जितने सारे डिजिट होगा उनके बदले में क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने 7 है? 3 है। पहला कितना? 7 है, उसके बाद कोई संख्या नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ 7 के बाद ये कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। उसके बाद कितनी संख्या है? 7 के बाद 2 संख्या है, 2 0 हो जाएगा। इस 7 के बाद कितनी संख्या है?
4 संख्या है तो 7 पर 4 जीरो आ जाएगा। इनका योगफल आपको मांगा था, या तीनों को आप जोड़ेंगे तो 77,000 आपका 7 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों का अवलोकन कीजिए। किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। यदि इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगा। अब देखिए सबसे पहले हमको इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपका मिलीमीटर आता है, फिर आपका सेंटीमीटर, फिर आपका डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर आपका किलोमीटर। ये आपका इसी अरेंज में आपका होता है ना। अब देखिए आपका दिया हुआ क्या क्या है, मिलीमीटर है, हो गया। उसके बाद सेंटीमीटर है, हो गया। उसके बाद डेसीमीटर भी है, हो गया। उसके बाद मीटर भी है, आ गया। उसके बाद आपका किलोमीटर भी है, हो गया। अब इसी अरेंज में आपका लिख दिए। अब देखिए बोल रहा है कि चौथे स्थान पर कौन होगा, ये फर्स्ट प्लेस होगा, ये सेकेंड प्लेस होगा, ये थर्ड प्लेस होगा, ये फोर्थ प्लेस होगा। ये चारों दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ प्लेस पे कौन हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। यह आपको अरेंज करना आना चाहिए, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। अगर आप बोलिएगा कैसे कैसे क्या हो गया, फिर देख लीजिए एक बार। अब हम जो ऊपर दिया उसको लिख रहे हैं। पहले क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा, फिर कितना आएगा, सेंटीमीटर आएगा, फिर कितना आएगा, डेसीमीटर आएगा, फिर आपका मीटर आएगा, फिर आपका किलोमीटर आएगा। अब बताइए चौथे स्थान पर कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पे कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 आभास संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, बताइए। सबसे पहले आप आभास संख्या लिखिए, प्रथम 10 कौन कौन से हो जाएंगे, स्टार्टिंग बताइए। स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। कितना हो गया देखिए तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29 तक ही होगा ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आ गया। अब बोला इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने का सबको आप जोड़ देना है, जो कि जितनी संख्या है 10 है, 10 से आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा। सबको जोड़ लीजिए। 9 और 2, 11 और 9, 20, 7, 27 और 3, 30, 31 और 7 कितना होता है, 38 और 5, 43 और 3, 4.5 और 2, 48। कुछ गलत हुआ क्या जोड़ने में। 9, 3, 12 और 9, 21 और 7, 28 और 3, 31 और 1, 32 और 7, 39 और 5, 44 और 3, 47 और 2, 49। क्या रहा है आपका, सही है। 3, 5, 7, 9, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 9, 3, 12 और 9, 21, 7, 28 और 3, 31 और 1, 32 और 7, 39। ठीक है, 39 और 5, 44 और 3, 47 और 2, 49, 49 का 9, हाथ में कितना रहा, 4, 4 और 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 1, 10, 11, 1, 12। बटे कितना हो जाएगा आपका, कुल संख्या कितने आपके हैं, 10 हैं, बटे 10 कितना आएगा, 12.9 आ रहा है यार। ये फिर कैसे हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन तो इसका है नहीं कुछ। प्रथम 10 आभास संख्याओं का माध्य
कितना हो जाएगा 12.9, जोड़ लीजिएगा आप एक ऑप्शन, कितना हो जाएगा 12.9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माँ के पास एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर दिया हुआ है। कौन सा भूखंड है? एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, इसकी लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई इसका 9 मीटर है। फिर कह रहा है कि वो इसे उसी क्षेत्रफल उसी क्षेत्रफल के एक वर्गाकार भूखंड से बदलना चाहती है। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसके पास जो एक जमीन है, उस जमीन का लंबाई और चौड़ाई इतना है, इसका एरिया कितना होगा 16×144 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मेरा स्क्वायर आ गया 144 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ इस भूखंड का, तो ये मेरा आयत के आकार में था। अब मुझे उतना ही एरिया जो है वर्ग के आकार में चाहिए। किसके आकार में? वर्ग के आकार में। अब मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए, भुजा का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ कहा है ना कि एक वर्गाकार, देखिए उसी क्षेत्रफल बोला है, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोनों ही आपस में बराबर होगा। तो हमको जो है किसमें कन्वर्ट करना है? आयत को वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया? 144 बराबर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पे रूट आएगा, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा बताइए? 12 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा, 12 गुना 12 144, वहां से 12 आपका बाहर आ जाएगा। यानी कि आपका जो वर्ग बनेगा उस वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 का हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है तो इस नए भूखंड का परिमाप कितना हो जाएगा? तो ये जो आपके पास जो एक वर्गाकार भूखंड है, इसका परिमाप कितना होगा? चारों भुजा को जोड़ेंगे, 12 गुना 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 कितना हो जाएगा? 48। चारों को जोड़ने पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आसान सवाल था, बनना चाहिए आपसे। यहाँ पे समझ में आपको आया? यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पता क्या, स्क्वायर जो हटेगा ना यहाँ से, देखिए देख लीजिए एक बार, भुजा कह दिया 144 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। फिर रूट कैसे हटता है? 12 गुना 12 144 आता है, जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसलिए भुजा कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल दिया हुआ है कि अंक दिया हुआ इतना इतना से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? संख्या दिया हुआ है कितना? 3 है, 0 है, 7 है, 9 है और 6 है। 5 संख्या है। बोला सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा? तो बड़ी से हम छोटी की ओर जाएंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे? 9 को लिखेंगे, उसके बाद 7 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 0 को। अब सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले 0 लिखने का मतलब, अगर ऐसे लिखते हैं देखिए 0 3 6 7 9 करेंगे तो 0 का वैल्यू संख्या से पहले कुछ नहीं होता, फिर ये 4 अंक का बन जाएगा। इसलिए जब हम 4 को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? 3 को लेंगे। 3 0 6 7 9 को लेंगे तो क्या होगा? 3 0 6 7 9। इसका अंतर मांगा तो माइनस कर देंगे। 10 से 9 गया 1, यहाँ 2 बचा, एक उधार लग गया। 12 से 7 गया 5, यहाँ कितना बचा? 5, 15 से 6 गया 9, यहाँ 6 बचा, 6 लिख देंगे। 9 से 3 गया आपका 6, 66 95 1 कहाँ पर है? 66 95 1, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए इसमें जो दोनों तरह के सवाल हैं, कुछ टफ भी है, कुछ आसान भी है। तो अब एग्जाम में जो है ना आपसे दोनों तरह के सवाल आते हैं, टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो इसलिए आपको हर तरह के सवाल करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टफ करते रह जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि अभी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जो आसान सवाल होता है वही आपसे गलती हो जाता है। इसलिए आपको जहन में दोनों तरह के सवाल रखना है, आसान सवाल को भी रखना है, टफ सवाल को भी रखना है, और जो मॉडरेट होते हैं उन सवालों को भी पढ़ के जाना है। तीनों तरह के सवाल पढ़ के जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप आसानी से उन सवालों को हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो इस प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसमें हर तरह के सवाल हैं, ईजी से लेकर के आपके टफ तक
सभी सभी तरह के सवाल इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए ये सेट जो है आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा वैसा पढ़ा रहे, आप देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, फिर मैं इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर का जो कुछ वीडियोस अपलोड किया हूँ वहाँ जाके देख लीजिएगा, तो कुछ इसी तरह के सवाल आपके आ रहे हैं कई बार से। तो एक अनुमान हो गया है, एक आइडिया हो गया है किस तरह के सवाल सीटेट पूछेंगे, उसी के आधार पर ये सवाल आपके सामने लाया गया है। चलिए अगला सवाल है कि यदि एक वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी भुजा मान लीजिए पहले 2 था, अब क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। 2 का दोगुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। सभी 2 हो जाएगा, सभी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, 2 का, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा बताइए, 4 गुना हो कि नहीं है, 4 तो 16 आ गया ना आपका। तो मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वो 4 गुना हो जाएगा। अब ये नहीं, मान कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 1 है, अब इसका 2 गुना करना है, 2 कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितना गुना इसका है, ये भी उसका 4 गुना है। तो जब भी आप एक वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दीजिएगा, उसका एरिया जो बढ़ेगा वो 4 गुने से बढ़ेगा। समझ गए। चलिए बनाए। तो सवाल को क्या है कि एक टैक्सी पहले 2 किलोमीटर के लिए 42 रुपये तथा उसके पश्चात प्रति किलोमीटर 16 रुपया किराया लेती है। 24 किलोमीटर जाने पर कुल किराया कितना होगा। अब देखिए 24 किलोमीटर जो आदमी ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल 2 भाग में डिवाइड है। एक तो उसका जो पहले 2 किलोमीटर है उसके लिए किराया फिक्स लेगा, कितना लेगा, 42 रुपीज़ लेगा। उसके बाद जो बाकी जो जितना भी वो ट्रेवल करेगा उस प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसको 16 रुपये चार्ज देने होंगे। समझे, यानी कि उसकी कुल दूरी कितना है, 24 है। 24 जो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 किलोमीटर के भाग में, एक कितना हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर। यानी कि आप जो 24 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं उसमें से आप एक 2 किलोमीटर हो जाएगा, एक आपका 24 हो जाएगा। दोनों को अलग क्यों किया, क्योंकि 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 42 रुपीज़ है। फिर देखिए अगला जो किलोमीटर होगा, प्रति किलोमीटर कितना रुपया ले रहा है बताइए, कितना, 16 रुपये। मतलब ये कितना होगा, 16 गुना, हम जब 22 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपया, तो 22 किलोमीटर जाने के लिए कितना होगा, गुना करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 आते 35, 352 रुपया हमको चार्ज देने होंगे। तो कह रहा है यहाँ पर कुल किराया कितना होगा, पहले 42 रुपये फिर 352 रुपये, तो कुल बताइए कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 42 प्लस 352 कितना होगा, 2 और 2 4, 5 4 9, 394। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन जब इसको बनाए तो कितना आसानी से बन गया। समझ गए, कोई दिक्कत तो बहुत है क्या, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर बीपीएससी देना है, बीपीएससी TRE 4 देना है, या TRE 5 जो भी आप भरने वाले हैं वो देना है। उसमें फिर क्या करना है आपको कि सोचता है कि प्रीलिम्स हो फिर मेंस हो, वो भी आपको देना है, दिक्कत तो है। या फिर आप दीजिएगा, फिर यूपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर यूपी टेट दीजिए, हो गया तो फिर सुपर टेट दीजिए, उस तक कोई और टेट पे टेट निकाले, समझे। तो अब ये जो कोई भी टीचर बनने की प्रक्रिया जो रही ना, वो मतलब सिंपल और साधारण नहीं है। मतलब आपको जो है बहुत सारे स्टेज अब पार करने होते हैं, तब जाकर एक आप टीचर बन पाते हैं। ठीक, क्या कीजिएगा, इस सरकार की देन है। वो लोग स्टूडेंट के दुख दर्द को नहीं समझ रहा, कितना मेहनत करवा रहा है, तब भी वैकेंसी आ रहा है, इतना आ रहा है। इंतजार करने के बाद बहुत दिन इंतजार कर लेते हैं तो क्या कितना आएगा, हज़ारों की संख्या में वैकेंसी आता है कई साल इंतजार करने के बाद, जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या लाखों और करोड़ों में है। चलिए खैर, जो है तुमको तो मेहनत करना है, ठीक है।
क्योंकि ये मेरा एक बेसिक एग्ज़ाम है, अगर इसको हम पास नहीं करेंगे तो फिर आगे के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला मेरा जो मकसद होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप खास करके बिहार के भी किसी टीचर वाले एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसके लिए भी आपको सीटेट चाहिए, कंपलसरी है। तो सीटेट पास करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है, 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा? बनेगा आपसे सवाल, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। थोड़ा भाषा में थोड़ा सा कुछ हल्का सा पैच है, लेकिन सवाल जो बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 240 है। कितना गुणज बोल रहा है? 5 गुणज बोल रहा है। अब मैं आपको सिंपल समझाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने का गुणज होगा? वो 6 का होगा, समझे। तो कुल कितना हो जाएगा? 5 की बात कर रहा है, 5 ही गुणज की बात कर रहा है। अब देखिए योग कितना है? 2040 है। अब जब योग आपका 2040 है तो क्या यहाँ से आपका औसत पर निकालिए, सबसे आसान तरीका। अगर आप औसत निकाल लेते हैं तो आप बड़ा और छोटा आसानी के साथ निकाल देंगे, निकाल पाएंगे ना। अब औसत कैसे निकलेगा? आपके पास कुल दिया हुआ है 2040, कुल कितनी संख्या है? 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 0 हो जाएगा, 8 5 40, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा बताइए? 408 हो जाएगा। अब देखिए वो 6 के गुणज के रूप में है। कितना गुणज के रूप में है? 6 का। अब बीच का पता हो गया आपको, एवरेज पता हो गया। अब कुछ भी निकाल लीजिए, शुरू का निकाल लीजिए, लास्ट का निकाल लीजिए, उसके बगल का निकाल लीजिए, उससे पहले का, उसके बाद का, कुछ भी आप निकालने के लिए आपको बोलेगा सवाल में तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बोला है। अब देखिए 6 का गुणज, इसका मतलब इसके बाद जो होगा +6 हम ऐड कर देंगे, इसके बाद जो होगा इसमें भी हम +6 ऐड कर देंगे। इससे पहले अगर आएंगे तो इसमें -6 घटा इसमें -6 घटा देंगे, इसमें भी क्या करेंगे? 6 हम घटा देंगे। अब इससे 408 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 414 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 420 होगा। इधर घटाएंगे तो कितना होगा? 402 होगा। फिर 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 396 हो जाएगा, समझे। जब इन पांचों को आप जोड़िएगा तो निकल के कितना आएगा? 2040 आएगा। सबसे बड़ा मांग रहा था गुणज कौन सा होगा? तो 420 सबसे बड़ा होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। समझ गए? कितना आसान सवाल था, बनना चाहिए था आपसे। नहीं बन तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरह का सवाल आए ना तो पहले आप क्या करेंगे? उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब औसत निकालेंगे, ठीक है। जब औसत निकाल लेंगे तो सबसे बड़ा बोले, सबसे छोटा बोले, वहां से आप कोई सा भी मान आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ, कोई दिक्कत? ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और है नहीं ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जो है कंपटीशन का दौर है। जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिएगा, उतना अधिक आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाइएगा, ठीक है। तो आप जो है तैयारी करने के दौरान सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, रील्स वगैरह के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में मत रहिए। अभी कुछ दिन बचा हुआ है, जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद 1 महीना के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो क्या करना क्या है? बस थोड़ा पढ़ाई करना है, जम के पढ़ाई करना है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है, तभी आपका जो है कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले पाएंगे। कि आप, क्योंकि अगर आपका एक सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मैथ बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना रिवीजन किए हुए, उसके लिए आपको कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा। अब अदर सब्जेक्ट क्या है कि आप अगर चल भी रहे हैं, कहीं कोई काम भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कान में एयरफोन लगा दिए हैं, मोबाइल सामने चल रहा है और उसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैथ क्या है, जब तक नहीं आप एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जब तक नहीं खुद से उस सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, हल कीजिएगा, तब तक नहीं होने वाला है। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, वो आपके अंदर वो थिंकिंग जो डेवलप हो पाएगा, तभी उस सवाल को आप कर सकते हैं। उसका आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर ये वीडियो आपको पसंद आए हो या फिर इस चैनल में आप नए हो तो इससे पहले वाले जितने भी सेट करा चुके हैं, 5 सेट हो गया है या आपका 6 सेट है, तो 5वीं सेट आप देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके और आसानी के साथ एक एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा और एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर से जाते थे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्त यारों को इस वीडियो का लिंक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।